Hello everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 4th of class 9th NCERT Science, and today's our topic is बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर जो नेल्स बोहर थे उन्होंने अपना मॉडल दिया एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक। In order to overcome the objection raised against Rutherford model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulate about the model of an atom. तो ऑलमोस्ट सब कुछ रदरफोर्ड जो मॉडल था उसने एक्सप्लेन कर दिया था एटम के बारे में, लेकिन उन्होंने एक बात जो है वो उन्होंने सही से एक्सप्लेन नहीं की। वो था कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाते हैं। तो यहाँ पर नेल्स बोहर ने अपनी एक मॉडल को जो है वो उसकी हेल्प से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी कैसे रिवोल्यूशन होती है। सो उनका पहला जो पोस्टुलेट था वो था ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम्स। तो उन्होंने कहा कि कुछ ही जो ऑर्बिट्स है, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स जो है या डिस्क्रीट ऑर्बिट जिनको हम बोलते हैं, उनमें ही इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं। और ये नहीं है कि कहीं भी जो यहाँ पर न्यूक्लियस है तो कहीं भी जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा, वो एनर्जी लूज करता रहेगा। तो ओनली डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेकेंड postulate is while revolving in discrete orbits the electron do not radiate energy। उन्होंने ये भी कहा कि इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर ये नहीं है कि कहीं भी मूव करेगा। तो डिस्क्रीट ऑर्बिट होगा, एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट होगा, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को भी लूज नहीं करेगा। तो ये था सेकेंड पोस्टुलेट। नाउ दीज ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। तो इन्होंने कहा कि इन्हीं सेल्स को या इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल इन एन एटम आर शोन इन फिगर 4.3। तो उन्होंने कहा कि एटम है तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इसको हम बोलेंगे के सेल, देन उसके बाद होगा एल सेल, उसके बाद होगा एम, उसके बाद होगा एन सेल। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स में ही जो है रिवोल्यूशन वो करते हैं। दीज ऑर्बिट्स और सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के एल एम एन अप टू सो ऑन और द नंबर्स एन इक्वल्स टू 1 2 3 4। अगर हम कहें एन इक्वल टू 1 या तो हमारा मतलब होगा के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवोल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रॉन्स। इन 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, लेकिन 1932 के अंदर क्या हुआ, जे चैडविक ने क्या किया, एक दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया विच हैड नो चार्ज, जिसके पास कोई चार्ज नहीं था, एंड मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। और मास कितना था, जितना कि प्रोटॉन के ऊपर जो मास होता है वही सेम मास था, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ क्या थी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। तो उन्होंने इसका जो नेम है वो दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। तो सभी के सभी जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन ही होता है, तो न्यूट्रॉन वहाँ पर नहीं होते। इन जनरल a neutron is represented by small letter n. The mass of an atom is therefore given by the sum of masses of proton and neutron present in the nucleus। तो अगर हम एटम के मास की बात करें तो क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो तो उसका तो मास बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल जीरो। तो उसके बाद क्या होगा, एटम का मास कहाँ होगा, एटम का मास उसके न्यूक्लियस में, क्योंकि सारा का सारा जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही जो है वो रिसाइड करता है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वही प्रेजेंट होते हैं। तो एटम का मास होगा सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।